144 धारा 144 लगाई थी, पर यह एक सामाजिक विषय है। सामाजिक विषय में दंडिक कार्रवाई बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध मेरे ख्याल से नहीं होती है। प्रयास करता हूँ। वहाँ मैंने 3 पशुओं को जो बेसहारा पशु थे सड़क से, उनको ला करके मैंने अपने पास रखा। एक कंपनी है, उसको हमने तैयार किया है इसके लिए, तो 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेगी। पहला जिला है, मेरी भी पहली पदस्थापना कलेक्टर रूप में है, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ। उस समय भी था, अभी भी उत्साहित हूँ। और एक नए जिले में हैं मऊगंज के बहुत सारे ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल हैं जिस पर मैंने एक प्रेजेंटेशन किया है। यही हमारा मुख्य काम है कि आप ऐसी जगहों पर जाएं जहां पहले कभी कोई नहीं गया। और निरीक्षण में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हनुमाना में भी 2-3 औद्योगिक क्षेत्र हम लोग डेवलप करने वाले हैं। संघर्ष सभी का है, सबका अलग अलग संघर्ष है। ये भी एक संघर्ष है कि मोबाइल आपके पास में है तो आप इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हो, ये आपके मन का संघर्ष है। कहते हैं कि अगर कोई कुछ करने की ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के नवीन जिला मऊगंज में देखने को मिला। मध्य प्रदेश का नवीन जिला मऊगंज रीवा जिले से अलग होकर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मऊगंज को नया जिला बनाया गया। नए जिले में पहले कलेक्टर के रूप में IAS अजय श्रीवास्तव की पदस्थापना हुई और यहाँ पर एक पुलिस अधीक्षक की पदस्थापना हुई। ज़्यादा अधिकारी जिले में नहीं थे। एक चुनौती बनी हुई थी कि मऊगंज जिले को अब किस तरह से चलाना है, लेकिन IAS अजय श्रीवास्तव के द्वारा मऊगंज जिले को अब फिर से विकास की धारा में जोड़ दिया गया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं IAS अजय श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा, जब आप यहाँ पर आए तब मऊगंज को किस तरह से देखते थे और अब किस तरह से देखते हैं? देखिए, मऊगंज 53वां जिला सरकार ने बनाया है। 14 अगस्त को अस्तित्व में आया। मैंने 14 अगस्त को चार्ज लिया था। उस दिन में आया और एक नए ज़िले के चैलेंजेस अलग होते हैं, पर यहाँ मऊगंज ज़िले में मैं इस बात में अपने आप को लकी मानता हूँ कि यहाँ हमारी जो ऑफिस की बिल्डिंग थी, ये पहले से एक लॉ कॉलेज की बिल्डिंग है जिसमें हम लोगों को अनुमति दी गई थी। तो हम लोग इसमें अपना कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, ये दोनों यहाँ से संचालित हो रहे हैं। जो पहला चैलेंज होता है ऑफिस स्पेस का, तो वो हमारे लिए नहीं था। ऑलरेडी हमारा बिल्डिंग थी और पूरा सेटअप था, तो हमारा ऑफिस यहाँ से शुरू हो गया। इसके अलावा जो फिर उसके बाद जो चैलेंजेस आते हैं कि पूरा रिकॉर्ड का बंटवारा किया जाए, नए पदों को स्वीकृत करा करके पदस्थापना करवाई जाए, है ना, पूरी मशीनरी को एक तरह से एक्टिवेट किया जाए। और एक सबसे ज़रूरी होता है कि जो हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं पहले से जो काम कर रहे हैं, उनकी थोड़ा सा मानसिकता में बदलाव, उनके ओरिएंटेशन में बदलाव कि अब हम किसी ब्लॉक में या सब डिवीज़न में नहीं हैं, हम अब एक ज़िले में बैठे हैं। हमको एक ज़िले के रूप में व्यवहार करना है और हमारा आचरण वैसा होना चाहिए। लोगों को रिलीफ, आचरण से मेरा मतलब, व्यवहार से मेरा आशय यह है कि हम लोगों को रिलीफ जो देने के लिए हमारा ज़िला बना है कि त्वरित न्याय और त्वरित जो भी समस्याएं हैं या त्वरित जो योजनाओं का लाभ है वो बहुत तेज़ी से मिले। पहले लोगों को रीवा जाना पड़ता था, है ना, कलेक्टर रीवा में बैठते थे या पुलिस अधीक्षक वहाँ बैठते थे। अब मऊगंज में है तो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। और मैं मानता हूँ कि हनुमाना जो हमारा लास्ट पॉइंट है, जैसे जड़कुड़ है, तो वहाँ से रीवा की दूरी मेरे ख्याल से कम 120 किलोमीटर से अधिक होगी। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़्यादा दूर है। तो इतनी दूर कोई जाए, उसके बजाय वो मऊगंज जाएगा। तो मेरा प्रयास ये है, हमने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को मैंने लगातार मीटिंग ली है और मैं लगातार उनको ये बोलता हूँ कि अब हमको ये सोच के चलना है कि हमको एक मौका मिला है, मऊगंज जिला नया बना है, तो नए ज़िले का अंतर लोगों को दिखना चाहिए। लोगों को ये महसूस हो कि अब प्रशासन उनके पास आ गया है, अप्रोचेबल हो गया है। वो मऊगंज जाएं और यहाँ पर अपनी समस्या बताएं तो उनको त्वरित न्याय मिले और उनकी बात सुनी जाए। एक अलग उनको महसूस हो कि हाँ भाई, नया ज़िला बना है तो कुछ नया उपलब्धि हुई है, उसका फ़ायदा हमको दिख रहा है। बिल्कुल। सर, अब किस तरह से आपको लगता है कितना सुधार कर लिए हैं आप? देखिए, सुधार की आवश्यकता, सुधार शब्द नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है, सतत एक तरह से इम्प्रूवमेंट की, विकास की। तो वो लगातार मैं देख रहा हूँ कि लोगों में परिवर्तन आ रहा है
और मुझे लगता है कि जो मेरी चर्चा जनप्रतिनिधियों से भी होती है, लोगों से भी मेरा इंटरेक्शन होता है। मैंने अपना मोबाइल नंबर, पहले दिन में आया था तो अपना मोबाइल नंबर मैंने सोशल मीडिया में जारी किया था, और मुझे लगातार लोग फ़ोन करते हैं, मैं फ़ोन उठाता भी हूँ। कोशिश करता हूँ कि सभी के फ़ोन उठाऊँ, नहीं उठा पाऊँ तो फिर मैं कॉल बैक करता हूँ। तो मेरे पास जो खबरें आ रही हैं कि लोगों को काफ़ी इस बात में खुशी है कि उनकी समस्याओं का समाधान तेज़ गति से हो रहा है, प्रशासन अप्रोचेबल है, उनकी बात सुनी जा रही है। इवन व्हाट्सएप पे मैंने जो अप्रोच अपनाई है वो यह है कि यदि कोई समस्या मुझे बताता है तो मैं कहता हूँ कि आपको आवेदन भेजने की आवश्यकता नहीं है, आप व्हाट्सएप पे मुझे एक सिंपल मैसेज बना के भेज दें, और उस व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लेकर के जो हमारा जिला का जो ग्रुप बना हुआ है मऊगंज जिले का, उसमें मैं डालता हूँ, और सभी अधिकारियों को पता है कि मैंने मैसेज डाला है, तो 1-2 घंटे के अंदर मुझे उसका रिस्पॉन्स मिलता है कि टीम वहाँ पर गई, उन्होंने देखा क्या समस्या है, यदि वहाँ निराकरण हो सकता है तो वहाँ निराकरण करते हैं, या 1-2 दिन का समय लगना है तो वो होता है। अनेक ऐसे मामले आए कि कहीं कोई गाय घायल पड़ी हुई है, तत्काल 2 घंटे के अंदर हमारी टीम पहुंची। कहीं पर किसी को दूसरी कोई पीड़ा है, किसी प्रकार की समस्या है, तो हम लगातार तेजी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, गौवंश से याद आया, गाय को लेकर भी आपके द्वारा कई कार्य किए गए हैं। आते ही धारा 144 लगाई गई और कई कार्य किए गए। देखिए, यहाँ मुझे लगता है कि बहुत बड़ी समस्या है जो कि इस क्षेत्र की है। मुझे लोगों ने बताया यहाँ पर एक एरा प्रथा चलती है जिसमें लोग अपने पशुओं को मुक्त कर देते हैं सड़कों पे, और उसका नतीजा यह होता है कि पशु सड़क पे आया तो उसको या तो खेत में घुस के चरेगा वो, या लोगों की दुकान में सब्जी वाले को परेशान करेगा, फिर लोग उसको मारेंगे या उसको कुछ प्रताड़ित करेंगे। तो ये एक बड़ी समस्या है। प्लस वो सड़कों पे बैठते हैं, बारिश में विशेष रूप से सड़कों पे बैठे दिखते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, उनकी मृत्यु भी होती है पशुओं की, और लोगों को चोट भी लगती है। बाजार में कोई अगर मान लो 2 व्हीलर में 4 व्हीलर में कोई आदमी जा रहा है और 2 पशु लड़ने लगे, किसी ने टक्कर मार दी तो कोई गिर पड़ा, तो ये बड़ी गंभीर बात है। और मुझे आधी रात तक फ़ोन आते हैं लोगों के कि साहब ये पशु, बहुत सारे निसहाय पशु या आवारा पशु जो हैं ये फसलों का नुकसान कर रहे हैं। कई जगह तो किसानों ने इस डर के मारे अपने खेत को ऐसे ही छोड़ दिया, बोया तक नहीं। बिल्कुल, तो ये बड़ी गंभीर बात है। तो इसके लिए मैंने कोशिश की, लोगों के जन सहयोग से जो हमारी गौशालाएं हैं उसको भी हमने चालू करवाया है, कोशिश की है कि उसका मैनेजमेंट अच्छे से हो। साथ में ये भी मैंने एक मुहिम चलाई थी कि सड़क से एक गौ माता को घर ले आना है। संदेश ये था, और ये स्वेच्छा से करना है। ये हमने आंकड़ेबाजी के लिए नहीं किया। मैंने किसी अधिकारी को ये नहीं बोला कि आप हमको आंकड़े दो कि कितने लोगों ने गाय रखी। ये पूरी तरह से स्वेच्छा वाला कार्यक्रम है। लोगों को हम कन्विंस कर रहे हैं। जहाँ भी हमारी संकल्प यात्राएं चल रही हैं या जो भी फोरम में जहाँ भी मैं जाता हूँ या हमारे माननीय विधायकगण जाते हैं, तो मैंने उनसे भी निवेदन किया है, इस पे वो भी बात करते हैं। और लोगों से हम ये कहते हैं कि आप गांव में हैं, आपके पास यदि 2, 3, 4 पशु हैं, 5 पशु हैं, 10 पशु हैं, 1 या 2 पशु आप और यदि सड़क से उठा करके आवारा या जो निसहाय हैं, बेसहारा हैं, उनको यदि आप रख लेते हैं तो उतने ही प्रबंध में जो आपके रेगुलर पशु हैं आपके खुद के, यदि आपके पास 5 पशु हैं तो जितना चारा, जितना पानी, जितना शेड, जो व्यवस्था चाहिए उतनी ही व्यवस्था में आप 1 और 2 पशु और भी रख सकते हो। तो नतीजा ये होगा कि यदि गांव में मान लीजिए 150 लोग ऐसे निकल आए और 150 पशु उन्होंने अपने घरों में बांध लिए, तो समस्या एकदम से खत्म हो सकती है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये मानव निर्मित समस्या है और मानव के द्वारा ही, मानव के सहयोग से ही खत्म होगी। बिल्कुल, शासन अपना प्रयास कर रहा है कि उसमें गौशालाओं की व्यवस्था हम ठीक कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अपने पशुओं को ना छोड़ें। और 144 भी मैंने लगाई थी, बट मेरा ऐसा मानना है कि इसमें दांडिक कार्रवाई के बजाय स्वेच्छा से समाज के खुद के द्वारा जो कार्रवाई करके जब इसमें प्रयास किया जाएगा तो इस समस्या का समाधान आसानी से निकल सकता है। जब आपके द्वारा 144 लगाई गई तो उसका इतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला, बावजूद इसके आवारा मवेशी सड़कों पर दिखाई देते थे। अब आपके द्वारा कुछ ऐसा उपाय सोचा गया है कि आवारा मवेशियों से कुछ हद तक निजात पाया जा सके? देखिए, 144 धारा 144 लगाई थी, पर यह एक सामाजिक विषय है। सामाजिक विषय में दांडिक कार्रवाई बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध मेरे ख्याल से नहीं होती है। हमने किया था और उसमें हम आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे, पर मुझे लगता है कि सामाजिक जागरूकता, लोगों का सहभागिता, और मैंने देखा है कि हम जहाँ जहाँ जाकर लोगों से बात की, लोगों ने बड़े उत्साह के साथ में इसमें पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल, बहुत सारे पशुओं को लोगों ने रखा है।
मैंने भी अपने जहाँ पर मैं निवास करता हूँ वहाँ मैंने 3 पशुओं को जो बेसहारा पशु थे सड़क से उनको ला करके मैंने अपने पास रखा अच्छा, हुआ आप अपने निवास में रखे हैं? मैंने अपने निवास में रखा हुआ है। उसमें एक बछिया है, एक गाय है, एक उसका बच्चा है जो उसने सड़क पे जना था और लोगों ने मुझे बताया कि ये इसका कोई देखने वाला नहीं है, तो मैंने उसको अपने पास रख लिया। तो और तीनों की मैं सेवा करता हूं। उनकी सेवा आप भी करते हैं या फिर उनके लिए कुछ? नहीं, लगाए हैं? मैं खुद भी उनकी सेवा करता हूँ, उनको रोज रोटी खिलाता हूँ, उनकी देखभाल करता हूँ। तो एक अच्छा संदेश देने की कोशिश है। बिल्कुल। अभी आपके द्वारा एक कार्य किया जाने वाला है कि 2 रुपए किलो गोबर ऐसे करके कुछ, ये मुहिम हम चालू करने वाले हैं बहुत जल्दी। एक कंपनी है उसको हमने तैयार किया है इसके लिए, और 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी और उनकी गाड़ी जा करके जहाँ ज़्यादा गोबर है, जैसे गौशाला है या कोई बड़े किसान है, तो उनके घर से भी जा करके वो गाड़ी गोबर खरीदेगी और कोई किसान इनके जहाँ पर इनका सेटअप है वहाँ भी ला करके अपना गोबर बेच सकते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि वो गोबर खरीद के उसमें कुछ मिक्स करके उसका वो प्रोडक्ट बनाएंगे। वो प्रोडक्ट जो फर्नेस वगैरह होती है ना, जहाँ पे जलाते हैं वहाँ पर उपयोग होगी। साथ में शमशान घाट वगैरह में भी लकड़ी के रिप्लेसमेंट में उसको हम यूज़ कर पाएंगे। बिल्कुल। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो पशुओं को लोग रखेंगे बांध के, क्योंकि इसका सिंपल कैलकुलेशन मैंने किया है कि यदि कोई गौशाला है जिसमें 100 पशु हैं और एवरेज लगभग 10 किलो गोबर एक पशु देता है, तो 1000 किलो गोबर हो गया प्रतिदिन का। 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 2000 रुपए प्रतिदिन की उनकी इनकम हो गई, महीने की 60,000। तो एक बड़ी रकम है। एक रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिल जाएगा, प्लस लोगों को ये मोटिवेशन मिलेगा कि वो अपने पशुओं को बांध के रखें, सड़क पे आवारा ना छोड़ें, क्योंकि उससे उनको इनकम जनरेट हो रही है। तो पशुओं की भी देखभाल होगी और जो खेतों में नुकसान होता है या लोगों की उनकी पशुओं की डेथ होती है या लोगों को चोट लगती है, उससे भी इसको एक मदद मिलेगी और इसमें भी कमी आएगी इन घटनाओं में। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर जब 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा जाने लगेगा, किसान फिर से गाय को और आवारा मवेशियों को बांधने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जब आप 14 अगस्त को यहाँ का चार्ज लिए, उस समय पर मऊगंज नगर में सड़क का निर्माण हो रहा था। आप पहली बार आए थे मऊगंज की या इससे पहले भी आ चुके? मैं पहले कभी नहीं आया, पहली बार मऊगंज आए थे। आप जब मऊगंज नगर में गए होंगे तो कैसा आपको लगा कि यहाँ पर सड़क का निर्माण हो रहा है? जाम आए दिन लगता रहता था, कई समस्याएं नगर में देखने को मिलती थी। देखिए, जब कोई नया निर्माण होता है, कोई नई सड़क बनती है, नया पुल बनता है या कोई भी नया चौराहा विकसित होता है, तो निर्माण कार्य जब होता है तो नेचुरली परेशानी थोड़ी बहुत तो होती है, क्योंकि निर्माण कार्य करने में जब आप निर्माण कार्य करेंगे तो लोगों को ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ेगा, धूल धक्कड़ भी होगा। पर आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से काम हुआ है और वो जो कंक्रीट रोड शहर के अंदर बन रही है नेशनल हाईवे के द्वारा, वो उन्होंने, जब मैं आया था तो मेन पेवमेंट बना दिया था, फिर उन्होंने उसके शोल्डर्स तैयार किए और अब उसमें वो पेवर ब्लॉक्स भी लगा रहे हैं। तो अच्छी रोड हो गई है। इसमें हम और लगातार काम करेंगे और कोशिश ये है कि बहुत जल्दी ये हमारी रोड पूर्ण हो जाए। सर, जब आप 14 अगस्त को आए यहाँ पर, पहले 13 अगस्त या 12 अगस्त को किसी अन्य कलेक्टर के आने के लिए आदेश जारी हुआ था, अचानक फिर चेंज हुआ कुछ ही पलों में आदेश और फिर आपका नाम सामने आया, आपकी पदस्थापना हुई, आप यहाँ पर आए। तो पहले जब आए आप यहाँ पे तो कैसा लगा मऊगंज आपको कि नया जिला है, किस तरह से इसको हम आगे लेकर जाएंगे? नए जिले में कई चुनौतियां, जिस तरह से आपने बताया कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और चलती रहती है, लेकिन मऊगंज जो कि रीवा मुख्यालय से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर है, समथिंग मऊगंज नगर 70 किलोमीटर के आसपास दूरी पर है, और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों का, खास तौर पर कलेक्टर का उस तरह से भ्रमण नहीं हो पाता था जिस तरह से होना चाहिए। जब आप यहाँ पर आए तो उन सब चीज़ों को किस तरह से देखें? देखिए, शासन ने पदस्थापना की है, पहला जिला है, मेरी भी पहली पदस्थापना कलेक्टर के रूप में है, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ, उस समय भी था, अभी भी उत्साहित हूँ। और एक नए जिले में जो मेरे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया, उन्होंने बताया कि नए जिले में काम करना एक बड़े गौरव की बात है और एक नया चैलेंज है, एक अलग तरह का अनुभव आता है। बिल्कुल। आप हर चीज़ों को आप शुरुआत से देखते हो
और बिल्कुल उसकी मूल में जा कर के आपको सारे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने हैं, सारे सिस्टम क्रिएट करने हैं, हमको नए भवन बनाने हैं, पूरी नई कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग बनेगी, पूरा सेटअप बनेगा। तो ये एक अलग तरह का चैलेंज है और ये बहुत ही एक अच्छा अनुभव है। मैं इस अनुभव को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा काम करें और एक नई पहचान मऊगंज ज़िले की बने। इसमें मैंने काफ़ी भ्रमण किया है और बहुत सारी नई चीज़ें सामने आ रही हैं जो अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मऊगंज के बहुत सारे ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल हैं जिस पे मैंने एक प्रेजेंटेशन किया है जी। और जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनसे भी मैंने चर्चा की है और एक प्रेजेंटेशन तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब आएंगे उनको भी हम कोशिश करेंगे कि उनको दिखाएं। वो बहुती फाल हमारा पास में है जिसको बहुत अच्छा हम टूरिस्ट सेंटर के रूप में डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा प्रपात है। हाँ, ये मेरी जानकारी में नहीं है पर बहुत विशाल है, 195 मीटर। अच्छा, धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए। वहाँ पर बहुत उसकी जो वैली है वो मैंने देखा है कि बहुत ही विस्तृत वैली है और उस वैली में यदि हम गूगल मैप में देखें तो अनेक वाटरफॉल उस वैली में ही बने हुए हैं। तो मैंने ये प्रस्तावित किया है, एक पत्र यहाँ से गया है पर्यटन विभाग को कि इसका हम ड्रोन सर्वे करवाएं उस वैली का, तो उससे बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं उस वैली में और एक क्लस्टर के रूप में हम पूरा एक टूरिस्ट हब के रूप में उस पूरे स्थान को हम डेवलप करेंगे। इसके अलावा भी कुछ बहुत सारी चीज़ें मुझे निकल के आई हैं, बहुत ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की चीज़ें हैं। एक राम जानकी मंदिर बहुत पुराना मऊ बगदरा में हमने देखा है जो पूरी तरह से नेग्लेक्टेड था, उसको अभी हम लोगों ने रिनोवेट करवाया है और उसके कंजर्वेशन का प्लान तैयार कर रहे हैं। उसके पास में ही एक सेंगरों की गढ़ी है, लगभग 1.5 एकड़ इलाके में है वो, जहाँ पुराने जो बिल्डिंग थी उसके अवशेष, बिल्डिंग वगैरह जिनकी दीवार वगैरह बची हुई है वो है। वहाँ पर मेला भी लगता है, उसको भी मैंने निर्देश दिए हैं कि उसको आइडेंटिफाई करके उसका सीमांकन करके और उसका हम कुछ फेंसिंग वगैरह लगवा दें और उस पूरे राम जानकी मंदिर के साथ में और ये दोनों मिला करके एक अच्छा, मुझे लगता है कि एक मऊगंज ज़िले के लिए, मऊगंज से पास में है वो, वहाँ पर एक अच्छा मतलब पर्यटन केंद्र हम बना सकते हैं। वहाँ खाने पीने की दुकानें क्रिएट करके लोगों का, कई लोगों को रोजगार, वहाँ तालाब भी है, राम जानकी मंदिर के ठीक सामने तालाब है, उस तालाब का भी हम सौंदर्यीकरण पूरा करेंगे तो एक बड़ा अच्छा स्पॉट हमारे मऊगंज जिले के लोगों के लिए बन जाएगा वो। सर, मऊगंज जिला अलग हो चुका है, जिस तरह से सरकार के द्वारा जिले के विकास के लिए जो फंड दिया जाता है, क्या मऊगंज जिले के लिए भी कुछ आया या फिर अभी नहीं? देखिए, जो योजनाएं सरकार की हैं वो मऊगंज जिले में भी लागू हैं। जो विकास की जो सामान्य योजनाएं हैं, जो सामाजिक योजनाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, वो सारी की सारी योजनाएं जो शासन की हैं, किसी भी विभाग की हों, महिला बाल विकास की है, ट्राइबल की है या जो भी हैं, सभी योजनाएं यहाँ लागू हैं। कोशिश कर रहे हैं कि सभी को उसका लाभ मिले। इसके अलावा जो विकास के जो बड़े काम होते हैं वो पूर्व से जो स्वीकृत है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा कराएं। उसके अलावा नई जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसमें भी हम लोग नए प्रोजेक्ट तैयार करवा रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि बहुती फाल में को हम उसको डेवलप करेंगे। इस तरह से और भी जो योजनाएं सामने आएंगी उसके प्रस्ताव बना के भेजेंगे और जो उसकी प्रक्रिया होती है उस तरीके से वो स्वीकृत होगा। सर, जो पर्यटक स्थल हैं, पर्यटक स्थलों को डेवलप करने के लिए आपकी एक अलग से रुचि देखी जा रही है। आप लगातार कई जगह पे गए हैं और वहाँ पर विकास करने के लिए आगे का कार्य कर रहे हैं। किस तरह से मन में ये आया कि पर्यटन जो स्थल हैं इनको आगे बढ़ावा दिया जाए, जो दार्शनिक स्थल हैं इनको बढ़ावा दिया जाए? सर, कैसे? देखिए, मऊगंज जिले की मैंने देखा है कि जो इसकी लोकेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन है। यहाँ से यूपी बॉर्डर लगा हुआ है। मऊगंज जिले से इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज और मिर्ज़ापुर, और एक सोनगंज भी वहाँ पर है। वो मतलब बेसिकली 2 जिले जो हैं ये हमारे यूपी के जो है वो हमारी बॉर्डर में पड़ते हैं। दोनों बड़े केंद्र हैं, दोनों आध्यात्मिक और ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थल हैं। और इधर रीवा हमारे पास में है। बाकी वहाँ पर और भी जो जैसे सतना है, खजुराहो है, तो जो टूरिस्ट एक सर्किट बनेगा, ये पूरा एक सर्किट में बीच में स्थापित है ये। तो यदि हम इसको एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर सकें तो निश्चित रूप से यहाँ की पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, यहाँ रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।
और मतलब पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट जो मऊगंज जिले का है वो हमारा होगा। तो इसके ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसमें लगातार काम कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ बहुत सारे ढेर सारे, अभी तो मैं कुछ भी मतलब जो अभी बात हुई है बहुत कम है, अनेक ऐसे बहुत ऐतिहासिक और पुरातात्विक पुरानी मतलब पाषाण कालीन गुफा यहाँ पर है, उसके अभिलेख हैं, मतलब जो रॉक पेंटिंग वगैरह है वो भी यहाँ पर है, पर अभी लोगों की जानकारी में वो है नहीं। हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा एक ये भी चीज़ सामने आई है कि यहाँ पर मैं गया था और चौहना ग्राम पंचायत में है वो, तो वहाँ बताया गया कि बहुत ही विशिष्ट मंदिर है, उसको मैं और उसका डिटेल निकलवा रहा हूँ। ये भी बताया गया कि वहाँ नागा साधुओं का केंद्र पहले हुआ करता था, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके यदि कोई हमको तथ्य और सबूत और इस तरह के कोई मिलते हैं तो मऊगंज जिला एकदम से उठ करके और राष्ट्रीय मानचित्र में स्थापित होगा। बिल्कुल तो ये प्रयास हम सभी लोगों का चल रहा है। बिल्कुल, मऊगंज जिले को अभी बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो मऊगंज वासियों को ज़्यादातर ना पता होंगे। सर, लगातार आपके द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है और ऐसी ऐसी जगहों पर जाया जा रहा है जहां पर कभी कोई सोचा नहीं था कि यहां पर भी अधिकारी आएंगे, अचानक पहुंच जाते हैं। देखिए, हमारा मुख्य काम है कि आप ऐसी जगहों पे जाएं जहां पहले कभी कोई नहीं गया। और निरीक्षण में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप एक जगह निरीक्षण करते हैं, उसका इम्पैक्ट पूरे ज़िले में जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ तो कुछ ना कुछ निरीक्षण जरूर करूँ। स्कूल का निरीक्षण है, पीडीएस शॉप का है, आंगनवाड़ी है, या कोई निर्माण कार्य हैं, मनरेगा के हैं, या कोई दूसरे पीडब्ल्यूडी के हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लगातार भ्रमण करूँ और कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन होते रहे। उससे एक व्यवस्था में सुधार आता है और तत्काल कार्यवाही भी। सर देखिए, इंस्पेक्शन का मतलब तभी है, उसका इम्पैक्ट तभी आता है जब तत्काल कार्रवाई हो। यदि आपने इंस्पेक्शन किया और उसका कुछ फॉलोअप नहीं हुआ, उसका कोई परिणाम नहीं निकला, तो फिर मतलब नहीं होता है। इसलिए मेरा मानना है कि कार्रवाई भी तत्काल होना चाहिए। बिल्कुल सर। एक सबसे बड़ी समस्या रोजगार की, मऊगंज जिले में अभी तक ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है, कंपनी नहीं है। नेताओं के द्वारा, जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा बोला जाता है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही यहाँ पर फैक्ट्रियाँ आएंगी। सर, क्या कुछ ऐसा चल रहा है कि मऊगंज जिले में कुछ कंपनियां या फैक्ट्रियां बिल्कुल आएंगी। यहाँ पर जहाँ कलेक्ट्रेट बनने वाली है उसके बगल में ही हम लोगों ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी ज़मीन, लगभग 300-400 एकड़ से भी ज़्यादा, वो औद्योगिक क्षेत्र के लिए आइडेंटिफाइड है और उसका काम शुरू होने वाला है। इसके अलावा हनुमाना में भी 2-3 औद्योगिक क्षेत्र हम लोग डेवलप करने वाले हैं। उसका भू अर्जन का भी कुछ काम चल रहा है, कुछ सरकारी ज़मीनें भी हमने दी हैं। और आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर औद्योगिक गतिविधियां यहाँ शुरू हो जाएंगी। औद्योगिक क्षेत्र जैसे विकसित होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो नए उद्योगपति आएंगे, अपने उद्योग स्थापित करेंगे और पूरे क्षेत्र की, पूरे मऊगंज जिले की सूरत और सीरत दोनों बदल जाएगी। सर, इस गणतंत्र दिवस मऊगंज जिले को कुछ खास मिलने वाला है या फिर नहीं? गणतंत्र दिवस में हम सभी को, गणतंत्र दिवस एक रिपब्लिक डे है हमारा, हम इसको मनाते हैं और सभी लोग उत्साहपूर्वक मनाएंगे और हम प्रण करेंगे सभी लोग मिल करके कि हम इसको, मऊगंज जिले को जितना सभी लोगों के सहयोग से, मेरा मानना है कि जिले का विकास सबके सहयोग से हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास है, पर्यटन का विकास है, औद्योगिक विकास है, तो इसमें सभी की सहभागिता की आवश्यकता होगी, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो। समाज के हर तबके को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, समाज के हर तबके को योजनाओं का लाभ मिले, चाहे वो गांव में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन हों या दूसरे लोग हों, किसान हों, तो सभी के लिए हमको काम करना है। मिलजुल करके हमको मऊगंज को एक नई पहचान देना है। सर, स्टूडेंट के लिए भी आपके द्वारा तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज ही जब मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए आया तो आप एक बालिका को साइकिल दे रहे थे। सर, लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो देश के भविष्य हैं। बिल्कुल, उनको ही बाद में देश की कमान संभालनी है, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र हो या आर्थिक हो या इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल हो। तो आज जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वही इन सब क्षेत्रों में आकर के अपना कमान संभालेंगे।
तो मैं चाहता हूँ कि उनको उनका मोटिवेशन बना रहे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो, और उनका जितना पोटेंशियल है उनके अंदर वो पोटेंशियल निकल के आए, वो पोटेंशियल दबना नहीं चाहिए। तो व्यवस्था ऐसी हो कि स्टूडेंट खुल के कह सकें अपनी बात कि हमको ये समस्या है, और प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उसको सर्वोच्च प्राथमिकता पे वो सुने और उसको समाधान करने की कोशिश करें। विशेष रूप से बच्चियों को और महिलाओं का मेरा पूरा जोर है कि बच्चियों महिलाओं के अधिकारों की चिंता की जाए, उनको पूरी उसमें संरक्षण दिया जाए, और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास हम सब लोग करें। ये मेरा प्रयास। सर, मऊगंज तहसील अंतर्गत एक कृष्ण कुमार आते हैं, ये इनका दोनों हाथ नहीं है, पैर से लिखते हैं। आप जब यहाँ पर आए, आपको जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो तत्काल आपके द्वारा मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया गया। पूर्व में भी यहाँ पर कलेक्टर थे, आश्वासन दिया जाता था, लेकिन कृष्ण कुमार को वो मदद नहीं मिल पाई थी। अचानक आपके मन में कैसे आया? देखिए, नया जिला मऊगंज बना है, मैंने आके ज्वाइन किया, मेरे संज्ञान में आया तो मैं तत्काल वहाँ गया और मैंने देखा कि वो बच्चा बहुत कृष्ण कुमार जी जो हैं, दोनों हाथ उनके नहीं हैं बचपन से। तो मैंने उनसे बातचीत की तो उनका जो दृढ़ संकल्प है उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। उनका दृढ़ संकल्प है कि मुझे यूपीएससी करना है। तो मैंने उनके लिए एक लैपटॉप उपलब्ध कराया, क्योंकि उन्होंने डीसीए किया हुआ है और पैर से वो लैपटॉप चलाते हैं, सारा काम खुद करते हैं, पैर से ही खाना खाते हैं, चम्मच से, पैर से ही पानी पीते हैं। तो उनका जो दृढ़ संकल्प है वो अद्भुत है, और मैंने उनको लैपटॉप भी भेंट किया। साथ में उनको एक अनअकैडमी करके संस्था है बेंगलोर की, उससे मैंने उनको फ्री ऑनलाइन कोचिंग भी उपलब्ध करवाई है 1 साल के लिए यूपीएससी के लिए। और उनको मैंने चूँकि कंप्यूटर किया हुआ है तो मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में उनको कलेक्ट्रेट में उनको काम भी दिया हुआ है ताकि उनकी आर्थिक मदद भी हो सके। सर, जब मऊगंज रीवा जिले में था उस समय पे अगर मऊगंज या हनुमाना या नई गढ़ी किसी भी क्षेत्र में कलेक्टर आते थे तो कई जगह पे चर्चाएं होने लगती थी कि आज कलेक्टर आए हैं। मऊगंज कलेक्टर लगातार लोगों से मिल रहे हैं, और अब तो ऐसे हो गया है कि छोटी छोटी लोगों को समस्याएं होती हैं तो मऊगंज कलेक्टर से मिलने के लिए आ जाते हैं। सर, कैसे तालमेल पब्लिक से डायरेक्ट आपने बनाया? देखिए, ये अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ये मैं अपनी सफलता मानता हूँ कि लोगों में इतना कॉन्फिडेंस है, इतना भरोसा है कि यदि हम स्टेट में जाएंगे या कलेक्टर से बात करना चाहेंगे तो उपलब्ध हैं और उनकी बात सुनी जाएगी। मेरा पूरा कोशिश है, मैंने पहले भी बताया कि मैंने अपना मोबाइल नंबर पहले दिन ही सोशल मीडिया में जारी कर दिया था कि किसी को भी समस्या हो तो मुझे फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं। और उसी का नतीजा ये हुआ कि एक संतोष साकेत जिनके पैर में दिक्कत थी, ये कृष्ण कुमार हो गए, ये एक बच्ची जिसका मोबाइल गुम हो गया था, मैंने उनको मोबाइल भेंट किया। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो संज्ञान में आती हैं। बहुत गांव की चीज़ें लोग भेजते हैं, किसी का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, मैंने इसमें डाला तो मालूम पड़ा घंटे 2 घंटे या 1-2 दिन में उनका ट्रांसफार्मर चेंज हो गया, या कहीं पर कीचड़ की समस्या है, कहीं कोई किसी को परेशान कर रहा है। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों से जीवंत संपर्क बना हुआ है, और अच्छा है। हमारा प्रयास यही है कि लोगों से ज़्यादा हम संपर्क में रहें और लोगों को लगे कि नया जिला बनने के बाद कुछ परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आया है और प्रशासन उनके लिए सजग है और उनके लिए सर्वसुलभ है। उनकी एक आवाज़ पर प्रशासन कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। बिल्कुल सर, लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। सर, आप किस बैच के आईएएस हैं? देखिए, मुझे 2013 बैच अलॉट हुआ है आईएएस में। मैं राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ। 97 बैच मेरा राज्य प्रशासनिक सेवा में था और मैं अभी 2013 में आईएएस बना हूँ। सर, हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो कि यूपीएससी और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ सुझाव? देखिए, यूपीएससी और पीएससी की तैयारी के लिए अभी एक बहुत अच्छी फिल्म आई है, 12th फेल। बिल्कुल सर, तो मैंने भी देखी है और मैं चाहूँगा कि लोग उसको देखें। बहुत अच्छा संदेश देने की कोशिश उसमें है, और उसमें यही है, एक संदेश जो निकलता है कि आपको ईमानदारी से प्रयास करना पड़ेगा। संघर्ष तो सभी का है, बिना संघर्ष के सफलता किसी को नहीं मिलती। कहते हैं कि बिना आग में तपे तो सोना भी कुंदन नहीं बनता है। यदि आपको कुंदन बनना है तो आपको तपना पड़ेगा।
और वही मैसेज उस फिल्म में भी दिया हुआ है। और आप ईमानदारी से प्रयास करिए। उसमें एक डायलॉग आता है मूवी में कि आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। ईमानदार से आशा है कि जितना आप पढ़ाई कर रहे हो वो आप ईमानदारी से पढ़ाई करो, उसका आउटपुट निकलना चाहिए। और आप प्रैक्टिस करें, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाएं और लगातार अपने में सुधार करते चलें और अपना स्व मूल्यांकन करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ पीएससी यूपीएससी में आपको ये क्षमता डेवलप करनी चाहिए कि अपना मूल्यांकन आप खुद कर सकें कि आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। वो आकलन यदि आपने करना सीख लिया तो रास्ते फिर आसान हो जाएंगे। बिल्कुल सर, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक संघर्ष की कहानी हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए, अपने संघर्ष की कहानी। नहीं, संघर्ष तो देखिए सभी का है, सभी का संघर्ष है, सबके अलग अलग संघर्ष होते हैं। जब आप पढ़ के निकलते हैं तो फिर आपको अपना टारगेट सेट करना पड़ता है कि मैं क्या करूं। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था जितना आज की डेट में है। आज के युवाओं के सामने प्रेशर बहुत है, कैरियर का प्रेशर है, अपने आप को सिद्ध करने का प्रेशर है। इतने सारे सोशल मीडिया हैं जो आपका फोकस हटाने के भी माध्यम है, वो भी बहुत सारे हैं। टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है। हम लोग के समय ये सब नहीं होते थे, उतना डाइवर्सन भी नहीं होता था। आजकल डाइवर्ट करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं, तो यहाँ भी सेल्फ कंट्रोल आपको रखना चाहिए। विशेष रूप से मोबाइल में आपको निश्चित करना पड़ेगा कि हम मोबाइल में कितना समय देंगे और क्या हमको मोबाइल में देखना है, क्या हमको इस्तेमाल करना है। मुख्य रूप से हमको इसको पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। यूट्यूब में, नेट पे, गूगल में पूरी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। आप उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको गलत काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रयास ये हो हमारा कि हम गलत काम में इस्तेमाल ना करके इसका हम सदुपयोग करें, तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। संघर्ष सभी का है, सबका अलग अलग संघर्ष है। ये भी एक संघर्ष है कि मोबाइल आपके पास में है तो आप इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हो, ये आपके मन का संघर्ष है। बिल्कुल सर, संघर्ष हर क्षण है, तो उस संघर्ष में ही आपको जीत करके आगे बढ़ना है। बिल्कुल सर, जीवन ही एक संघर्ष है। आप यूपीएससी के समय भी संघर्ष किए हैं और अभी कलेक्टर के रूप में भी संघर्ष कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अभी हमारे साथ मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव थे, नए जिले के पहले कलेक्टर हैं। जिस तरह से हमने सर से बात की, सर के द्वारा बताया गया कि लगातार नए जिले के लिए वह कार्य कर रहे हैं, लोगों से डायरेक्ट जुड़ाव रखते हैं। अगर किसी को छोटी सी भी समस्या होती है, निसंकोच सर के पास आ जाते हैं। अगर उसमें भी उन्हें संकोच लगता है तो कॉल कर लेते हैं। सर का नंबर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों में उपलब्ध है। लगातार कार्य चल रहा है और सर के द्वारा बात की गई है, बताया गया है कि जल्द ही मऊगंज जिला भी मध्य प्रदेश के उन शहरों में और उन जिलों में नाम आने लगेगा जो कि आज विकास की धरा पर आगे चल रहे हैं। जिस तरह से भोपाल, इंदौर, जबलपुर ऐसे जिले लगातार विकास कर रहे हैं, इसी तरह से मऊगंज जिले का भी आगे चलकर नाम होगा। सर को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर कि मऊगंज आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़े। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।